आईटी सेक्टर में हम कहें प्रेशर है, तो क्या निवेशकों का इक्विटी मार्केट पर शक करना क्या सही है? दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स और अपना ध्यान, जैसे हमेशा कहती हूँ, पैसे बढ़ाने में लगाइए और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना काम करने दीजिए। जब अनसर्टनिटीज़ हों, उतार चढ़ाव काफ़ी हो रहा हो, तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? हमें क्यों होशियार बनना है जब हमारे पास हजारों और लाखों की तादाद में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो CFP किए हुए हैं, जिन्होंने लास्ट Qualified 15-20 हैं, सालों से वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। और आप देखोगे इन्होंने कितने करोड़ों इंडिविजुअल्स के वेल्थ क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको रिच बनना है, आप एक प्रॉपर एडवाइजर के पास जाइए। कोई चाहे कि मैं खुद से इन्वेस्ट करूंगा, जब मार्केट नीचे होगा ऊपर मैं नहीं करूंगा, प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? नंबर 1, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। नंबर 2, एक बहुत बड़ी कंपनी का ये भी डेटा है कि अगर आप आपने मार्केट के वो 10 दिन अगर मिस कर जाते हो तो आपका अल्फा 50% से नीचे कम हो जाता है, राइट? तो वो 10 दिन कौन से हैं, जो 365 डेज में, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। इतना मतलब कोई बेकार आदमी है जिसके पास इतना टाइम है कि वो ये देख पाएगा कि कब नीचे गया मैं खरीदूं, कब ऊपर गया। तो या तो वो बहुत एक्सपीरियंस है, या उसके पास दूसरे काम करने को नहीं, या तीसरा वो इतना पैसे कमा चुका है कि उसके पास इतना समय है। तभी रिच नहीं होते ना पंकज जी। आप सोचिए ना, क्यों रिच और पुअर में हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पैसे वाले इतने क्यों हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप पैसे वालों की जैसे डिसिप्लिन तो लाइए। आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे करती हैं कि अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी, फिर डेट ऐसे करती हैं, या फिर ज़्यादा भरोसा आपको ऐसे प्रोडक्ट पे होता है जहाँ पर एक साथ आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस का फ़ायदा मिल जाए? किसी को अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना हो तो क्या ये सही समय है या फिर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज मटपाल और मेरे साथ हैं आज एक बेहद खास मेहमान, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की फाउंडर एंड CEO मिस मधु लुनावत जी। मैडम नमस्कार, नमस्ते स्वागत है पंकज जी, आपका। नमस्ते। और धन्यवाद आपका कि आपने एक बार फिर से समय निकाला, और पिछली बार भी आपने बहुत सी अच्छी बातें बताई थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी है, तो थोड़े निवेशक जो हैं वो निवेशक हैं और शक कर रहे हैं, है ना, मार्केट पर। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या ये जो थोड़ा सा आईटी सेक्टर में हम कहें प्रेशर है, वो एक वजह है। दूसरी बात, ग्लोबल भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट पर प्रेशर है। तो क्या निवेशकों का इक्विटी मार्केट पर शक करना क्या सही है? बिल्कुल नहीं, हमें हमेशा डेटा पे बात करनी चाहिए। और लास्ट 50 साल का भी अगर आप डेटा देखें तो सारी वेल्थ क्रिएशन जो कंपाउंडिंग की आप और हम सब प्रोपागेट करते रहते हैं, ये हुआ तो इक्विटी मार्केट की वजह से ही है। सो मेरा मानना है कि आप अपने एडवाइज़र की सलाह लीजिए और अपने एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए। और इवन ऐसे मार्केट इज़ अ राइट टाइम, इवन टू इम्प्लीमेंट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की जो हम बात करते हैं, वो भी हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और क्योंकि आप ग्लोबली जो आप देखोगे, सो ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो एसेट एलोकेशन हो, और बिहेवियरल जो हम बायसेस की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो उभर पाते हैं इन सब चीज़ों से, वही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। और वो जो टॉप 8-10% हम कहते हैं ना कि क्यों इन लोगों के पास ही पैसा है, वो इसलिए वो बिकॉज वो डिसिप्लिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एडवाइज़र लेके आते हैं। सो मेरा मानना है, आप दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक पिकिंग जो हम बात करते हैं, बिकॉज मार्केट हमें लगता है बॉटम आउट ऑलरेडी हो रहा है। तो स्टॉक पिकिंग कीजिए और अपना ध्यान, जैसे हमेशा कहती हूँ, पैसे बढ़ाने में लगाइए और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना काम करने दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर और फंड मैनेजर्स को। यस। एक बात आपने भी कही है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पैसा तो तभी बनता है जब मार्केट में गिरावट होती है, निचले स्तरों पे होता है, वहाँ पे आप बाइंग करते हैं। बट कुछ बायसेस होते हैं और अक्सर देखा जाता है, जैसे रिसेंसी बायस, जिस असेट क्लास में, जिस मार्केट सेगमेंट में तेज़ी देखी जाती है, इन्वेस्टर्स ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि तेज़ी के मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और गिरावट आती है तो जब टॉपअप करना चाहिए और ज़्यादा निवेश करना चाहिए, वहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं। और ये गलतियाँ हमेशा लगता है कि अगली बार होगा तो फिर नहीं करेंगे, पिछली बार ही गलती की थी। और मैं देखता हूँ कि जब भी ऐसा वक्त आता है तब फिर से इसी तरह की गलती को दोहराते हैं, जिसकी वजह से पैसा नहीं बन पाता है। तो अभी आपने कहा कि बॉटम आउट हो चुका है मार्केट, तो खैर मतलब ऐसा तो खैर बिल्कुल कहना मुश्किल होगा कि अब यहाँ से और नीचे नहीं जा सकता है या कितना हो सकता है।
लेकिन ऐसे माहौल में जब अनसर्टनिटीज़ हों, उतार चढ़ाव काफ़ी हो रहा हो, तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? एक तो आपने कहा शेयर लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूटर पर भरोसा कीजिए, फंड मैनेजर पर भरोसा कीजिए। उसके अलावा डायरेक्टली निवेशकों को आपका और कोई एडवाइस हो तो क्या रहेगी? हमें थोड़ा बेसिक समझना चाहिए जिसकी बातें बहुत कम होती है, मेरा मानना है। जैसे आप अगर मैं मेरी लाइफस्टाइल की बात करूँ, सो मेरे पोर्टफोलियो में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक ज़ीरो रखती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये समझा कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, जिसको हम अमिगडाला कहते हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला जो अपना वो दिमाग का वो पोर्शन है, वो बना ही इस तरीके से कि हम रिच ना बने। अच्छा। तो अगर मुझे पता है कि मेरा दिमाग हमेशा मुझे उस चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, जैसे जब वोलेटिलिटी आएगी तो मुझे कहा कि मधु तू बेच ले, जब दूसरे लोग खरीद रहे होंगे तो मुझे कहेगा कि हर्ड मेंटालिटी फॉलो करो, है ना। तो अब तो मैंने क्या किया, मैंने ये समझ लिया, समझने के बाद मैंने इम्प्लीमेंट किया और ऑटोमेट कर दी चीज़ों को। मैंने मेरे यहाँ से डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ज़ीरो कर दिया, और मेरा सारा जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैं मैक्सिमम पोर्टफोलियो मेरा AIF और MF में रहता है, और MF जो है एडवाइजरी पोर्टफोलियो, वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रहता है। तो आप अपनी लाइफ को ना ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। हमें क्यों होशियार बनना है जब हमारे पास हजारों लाखों की तादाद में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो CFP किए हुए हैं, जिन्होंने लास्ट 15-20 सालों से वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, और आप देखोगे इन्होंने कितने करोड़ों इंडिविजुअल्स के वेल्थ क्रिएट किया हुआ है। तो पहले तो अपने दिमाग को शांत कर लीजिए कि दिमाग आपका बना ही, जो मंकी माइंड हम कहते हैं, बना ही इसलिए है कि आप रिच ना हो पाए। बट अगर आपको रिच बनना है तो बहुत सिंपल स्टेप्स है। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं, आप अगर सोचो कि मैं एसेट एलोकेशन खुद कर लूँगी, मैं बिहेवियरल बायसेस खुद हैंडल कर सकती हूँ, मैं सारे पोर्टफोलियो मैनेज कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप एक प्रॉपर एडवाइज़र के पास जाइए। हमारे कंट्री में हम बहुत कॉस्ट कॉन्शियस हैं पंकज जी, जिसके कारण हम पैसा बना नहीं पाते, क्योंकि हम वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश, हम वो बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर का 1% देख लेते हैं कि यार तू 1% क्यों ले रहा है। हम ये नहीं देखते कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा, अगर मैं US की बात करूं, US में डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा 3% से लेकर 4.5% तक है। तो इंडिया इज एन एक्टिव मार्केट, है ना। तो यहाँ तो आप सोचिए डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा कितना बड़ा हो सकता है। तो इसकी बातें हमें करनी चाहिए, और अगर जब इन्वेस्टर ये समझेगा कि वन इज़ माई ओन माइंडसेट एंड सेकंड द अल्फा विच इज माई डिस्ट्रीब्यूटर इज एडिंग, तो ये दो चीज़ें अगर आप एडअप करो तो वेल्थ क्रिएशन होना ही है। अच्छा, आपने अभी बात की ऑटोमेशन की। अभी ना एक कोई प्रोग्राम था जहाँ पर मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि SIP नहीं करनी चाहिए, जब मार्केट नीचे आए तब आप बाय करो, जब मार्केट ऊपर हो तो आप बाय मत करो, अपने हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा पैसा बनेगा। बट हम जानते हैं कि मार्केट को टाइम करना किसी की बस की बात नहीं है। दूसरी बात, जब मार्केट नीचे आता है और ये कहे कि बॉटम आउट हो जाएगा तब इन्वेस्ट कीजिए, तो कोई बेल रिंग नहीं करता कि भाई अब तो टाइम आ गया है, अब आप कर लीजिए। तो मेरा भी मानना ये है और मेरा एक्सपीरियंस भी ये है कि आप SIP करते हैं तो चलती रहती है, और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। नीचे आएगा तो आप यूनिट ज़्यादा मिल जाएंगी, ऊपर आएगा कम मिलेंगी, पर लॉन्ग टर्म में एवरेज हो जाएगा। पर आप ये करना चाहेंगे कि मैं नीचे के भाव में बाय करूं, ऊपर के भाव में रोक दूं, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि क्या सच में इस तरह का, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो क्या इस तरह हो सकता है कि कोई चाहे कि मैं खुद से इन्वेस्ट करूंगा, जब मार्केट नीचे होगा ऊपर में नहीं करूंगा? प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आप मार्केट, यदि बहुत सारे डेटा हैं, नंबर 1 आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। नंबर 2 एक बहुत बड़ी कंपनी का ये भी डेटा है कि अगर आप आपने मार्केट के वो 10 दिन अगर मिस कर जाते हो तो आपका अल्फा 50% से नीचे कम हो जाता है, राइट। तो वो 10 दिन कौन से हैं, मैं जो 365 डेज है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। सो वो तो आप करना ही नहीं चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, इतना मतलब कोई बेकार आदमी है जिसके पास इतना टाइम है कि वो ये देख पाएगा कि कब नीचे गया मैं खरीदूं, कब ऊपर गया, तो या तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, या उसके पास दूसरे काम करने को नहीं, या तीसरा वो उतना पैसे कमा चुका है कि उसके पास उतने समय है। तो मैं नहीं मानती मेरे इर्द गिर्द ऐसे इन तीन कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिस्ट करते भी हैं। हम सारे लोगों के पास बहुत सारा काम है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना वेल्थ बनाने में मतलब आप नए पैसे कमाने में फोकस कीजिए। इतना थोड़ा ना हम $1 ट्रिलियन कमा चुके हैं आज के दिन में, जो हम 100-200 करोड़ में बहुत हैप्पी हो जाते हैं। सो मैं तो हमेशा यही मोटिवेट करती हूँ कि आप पैसे कमाने में दें। तो चाहे एक कोविड आए, 10 भी कोविड आ जाए, फिर भी आपका पोर्टफोलियो ना, आपको नींद खराब नहीं होनी चाहिए आपकी। सो ये इसमें ध्यान देना चाहिए। ये सब पंकज जी सब मिथ्स हैं, बकवास बातें हैं, तो ना आप ध्यान लगाइए। बात तो बराबर है, पर होता मार्केट में ऐसा ही है। तभी रिच नहीं होते ना पंकज जी। आप सोचिए ना, क्यों रिच और पुअर में हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पैसे वाले इतने क्यों हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप पैसे वालों के जैसे डिसिप्लिन तो लाइए। प्रॉब्लम बायसिस की ही है। देखिए, अगर ये पता होता किसी को कि सिल्वर इस तरह का रिटर्न देगा, और वो भी देखा हमने 4,20,000 रुपये पर केजी चला गया था, अब तो खैर काफ़ी करेक्ट हो गया,
तो ऐसा होता तो कोई 1 लाख रुपए पर केजी में बाय करता 1-1.5 साल पहले और अभी बेचता और पूरा प्रॉफिट कमाता, तो ना कोई टॉप पे बेच पाया ना कोई बॉटम पे बाय कर पाया। तो ये हमेशा होता ही है। लेकिन हमेशा अक्सर मतलब मैं देखता हूँ जो भी चीज़, चाहे वो एसेट क्लास की बात हो, किसी मार्केट कैप की बात हो, अक्सर लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर रैली हो चुकी होती है, और वही शायद सबसे बड़ी गलती होती है। तो अभी आपने बात की थी एडवाइज़र अल्फ़ा की, मुझे एक बात याद आई। आजकल ना एक मैं कोई ऐड देख रहा हूँ किसी फिनटेक का, तो वो ये बोल रहे हैं कि आप क्यों रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने कितना कमीशन दे दिया है, हमारे ऐप पर आइए, आपको पूरा कैलकुलेशन मिलेगा कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसमें कितना आपने कमीशन के रूप में अपना पैसा कम किया है। अगर डायरेक्ट प्लान में आए होते शुरुआत से तो आपका पैसा ज़्यादा बना हुआ होता था। यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये मानता हूँ कि ऐसे निवेशक जो मार्केट में इन्वेस्ट करते ही नहीं थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही नहीं थे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें हैंड होल्डिंग की, 1,000-2,000 की SIP शुरुआत की, अब जाके उनका कहीं 4-5-6 लाख रुपया बना है, और वो लोग कह रहे हैं कि 5 लाख बन गया तो आप आइए हमारे ऐप पे, हम बताएंगे आपको। तो आप मुझे बताइए कि मैं सही सोच रहा हूँ कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते और ये इन्वेस्टर्स आए नहीं होते थे तो इनका रिटर्न बन ही नहीं रहा होता था। अगर इन्होंने 0.5%, 1% जो भी कमीशन के रूप में इनका एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ होगा वो चला भी गया, तो भी उन्होंने कुछ तो अर्न किया। तो हम 2 चीज़ें हम मान के चलें कि या तो आप मतलब इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ बना ही नहीं रहे हैं, और आप आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू और वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये चला गया आपका कमीशन के रूप में, तो क्या ये गलत हुआ है? तो क्या इस तरह की बातें लोगों को मिसगाइड करने के लिए क्या करनी चाहिए? और अगर आपने भी ये देखा हो, नहीं देखा तो मैंने पूरा आपको बताया कि इस तरह का हो रहा है इस ऐड में, तो इसको आप कैसे सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, अगर मैं एज ए बिजनेस पर्सन सोचूं तो जो भी ये कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट बहुत हो में। सकती तो ये क्या कर रही है कंपनीज, इनको अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स चाहिए। है। तो बिजनेस में देखिए साम दाम दंड और भेद सारी चीज़ें अलाउड है। सो ये उनका एक स्ट्रेटजी हो गया टू इनकॉर्पोरेट और टू अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? आप ये देखिए, सेवर को इन्वेस्टर बनाया किसने? डिस्ट्रीब्यूटर ने बस, बनाया, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, उसको टिकाए रखना हाँ, टुवर्ड्स वो दैट सबसे- गोल किसने किया? अगर वो नहीं होता तो क्या आप ये वेल्थ क्रिएट कर, जो भी 5 लाख 10 लाख करोड़ों की हम आज बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज वी हैव सीन, हर रोज हम टेस्टिमोनियल देखते हैं। तो क्या वो हो पाता? नहीं हो पाता। नंबर 2। नंबर 3, सर आप इसको कमीशन बात ही मत कीजिए ना। ये जो कमीशन का जो वर्ड है ना, ये आप और हमें चेंज करना है। एग्जैक्टली। ये कमीशन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा है, इसकी हमें बात करनी। अगर वो अल्फा नहीं होता, अगर वो, सर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो फीस देते हो ना, फ्री में हो जाता है, फीस तो देनी पड़ेगी ना। जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपको गोल प्लानिंग कर रहा है, आपका एसेट एलोकेशन कर रहा है, आपकी पोर्टफोलियो सजा रहा है, तो फीस तो लेगा ना वो। सही और बात है। इसी वजह से, और ये अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, लेट मी टेल यू अगेन, देयर इज अ डेटा विच सेज आप अपना वेल्थ क्रिएट बिल्कुल नहीं, ये 5 लाख की जो आप बात करो पहुंच ही नहीं पाते कभी भी। और बड़ी बात यह है कि उस ऐड में साफ साफ कह रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो अगर 5 लाख का है तो मतलब आप भी नहीं चाहते कि छोटा कोई इन्वेस्टर आपके पास आए, और वो छोटा इन्वेस्टर्स को कोई इन्वेस्टर बना रहा है, पहले छोटा भी नहीं, मैं तो कहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी को इन्वेस्टर बना रहे हैं जो पहली बार इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आपकी नज़र उसके ऊपर है, उनमें से जो 5 लाख बना चुका है तो अब वो आपके पास आ जाए। तो इसके लिए मैंने जानना चाहा इस बात को। और जो आपने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, हम कहीं बात करें, चाहे वो स्कूल में टीचर्स हों, ऐसे हम बात करें टीचर्स की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा खुद ही पढ़ लीजिए। तो टीचर्स हो, डॉक्टर्स हों, या किसी भी प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस यही होती है कि वो गाइड करें और आपको आपकी हेल्प करें आपका गोल अचीव करने में। अच्छा, अभी आप जो बता रही थी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आप AIF में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में करती हैं। अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कहने के लिए एक म्यूचुअल फंड है, बट मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगता है इसके लिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, इक्विटी भी है, डेट भी है, कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर भी है, हाइब्रिड के रूप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन है। तो आपका अपना इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे करती हैं, कि अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी फिर डेट ऐसे करती हैं, या फिर ज़्यादा भरोसा आपको ऐसे प्रोडक्ट पे होता है जहाँ पर एक साथ आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस का फ़ायदा मिल जाए? देखिए, मेरा थोड़ा स्क्यूड रहता है, बिकॉज मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, एक बिजनेस पर्सन हूँ, तो मेरा स्क्यूड रहता है। मैं वही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती हूँ जो मैं दूसरों को अवेल करवाती हूँ।
सो इफ़ यू आप 6 महीने पहले पूछते तो मेरा 100% पैसा मेरे AIF में था। ओके। अभी बिकॉज हमने अभी तक कुछ 8 स्कीम्स लॉन्च कर चुके हैं, तो 8 स्कीम में मैंने वो पैसे डाले हैं अभी, जो नए पैसे जो हर महीने सैलरी मिल जाती है हमें, वो हम इन 8 स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में डाले हुए हैं। बट अदरवाइज जैसे बहुत लोग जानते हैं, मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुई थी आई हैड ओनली 25,000 रुपीज़। सो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी, लेट मी टेल यू, आई हैव ओनली डन थ्रू इन्वेस्टिंग, ना रियल एस्टेट ना गोल्ड। इंस्पिरेशनल है, नो डाउट। मतलब जो सो आपने ओनली achieve जो आप किया इक्विटी है। की बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सो मैं मेरी लाइफ भी देखूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग आई बीन एबल टू रीच हियर एंड री इन्वेस्ट इन माई कंपनी। वंडरफुल। लेकिन एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे अगर आप इन्वेस्ट कर रही हैं म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर कैसे रहता है कि ज़्यादा फोकस आपका लार्ज कैप में है, आपको ज़्यादा पसंद है, या फिर मार्केट पे डिपेंड करता है, या जैसा आपको लगता है कि डिवाइड करना चाहिए, कैसे आप सोचती हैं उसके बारे में? तो आपको लगेगा मैं मेरी स्कीम बेच रही हूँ, बट नहीं, क्योंकि बेचने मेरी की बात नहीं, मैं एज, तो खुद आपसे, देखिए मैं दो बातें कहूँगा। अभी आपने खुद जिक्र कर दिया इस बात का कि आपने कहाँ से कैसे ग्रो किया है। हालांकि इसके ऊपर तो हम बहुत चर्चा कर सकते हैं और कितनी लर्निंग मिलेगी बाकी लोगों को आपसे और इंस्पिरेशन मिलेगी। बट अगर हम बात करें कि मैं इस बात नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना प्रमोट कर रही हैं किसी चीज़ को, बट क्या होता है ना, कोई किसी से सीखना चाहता है, किसी से सीखेगा, जिसको पता है उसे सीखना चाहेगा, है ना। अदरवाइज तो मार्केट में तो बहुत लोग आपको सिखाने के नाम पर मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। तो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, इसके लिए आप बताएंगी, तो फिर जिसको उसको फॉलो करना है वो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। बट आप ऑनेस्टली मुझे बताइए कि आप ऑनेस्टली मुझे म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो मुझे स्मॉल और मिड कैप्स बहुत पसंद है। ओके। बिकॉज अगेन आई गो बाय डेटा ओनली, ओके। और प्लस आई एम ए मिलेनियल, तो एज इज ऑन माई साइड, तो आई कीप अ वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो। आई वुड लाइक टू कीप अ वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स। बट इस वक्त पर बात कर रहे हैं मिड कैप की, स्मॉल कैप की, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से मिड कैप के वैल्यूएशंस आपको कैसे लग रहे हैं और फिर स्मॉल कैप के कैसे लग रहे हैं? सी डेफिनेटली हमारा मानना है कि हम बिकॉज हम स्टॉक पिकिंग पे जाते हैं, हम कोई Okay. इंडेक्स हगिंग तो कर नहीं रहे, राइट। तो हम एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं। Okay. तो जब हम देखते हैं कि स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की आप बात करें, तो नंबर 1 आप EPS देखिए। इन अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, स्मॉल कैप कंपनीज के EPS इज 2.5 टाइम्स, 2 to 2.5 टाइम्स हायर देन लार्ज कैप्स, राइट। नंबर 2, अगर मैं जैसे हम आज सुबह डिस्कस करते हैं ट्रैम्पोलिन इफेक्ट की अगर हम बात करें, राइट, तो स्मॉल कैप्स जिस तेजी से गिरे थे, अगर मैं रिसेंट कोविड में की बात 2024 से करूँ, हम बात करें, हाँ, तो अगर स्मॉल कैप रफली अराउंड 46-47% गिरे थे, बट सब्सिक्वेंट जंप वाज 600%। तो इसको हम ट्रैम्पोलिन इफेक्ट कहते हैं कि आप देखिए, जैसे मैंने मेरे दिमाग को समझा लिया कि वोलेटिलिटी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वोलेटिलिटी मतलब मेरा वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। सो हम क्या, जब नीचे गिरता है, सो वी डोंट गेट बॉक्ड, मतलब हमें डर नहीं लगता, ना हमें परेशानी होती कि नीचे क्यों गिर रहा है। दैट्स द राइट टाइम टू रादर आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी स्टॉक्स। देखिए आप जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 प्लस स्टॉक्स है अपने कंट्री में, राइट, लिस्टेड स्टॉक्स जो हैं, उसमें आपको नहीं लगता 50 स्टॉक नहीं मिलेंगे आपको जिसकी क्वालिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, प्रोमोटर क्वालिटी अच्छी है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज प्रोमोटर की बहुत अच्छी है, एंड फलाना जो बाकी रेशियोज हैं, तो वो आप देखोगे तो आपको मिलने ही है वो स्टॉक्स। जौहरी होगा तो हीरा तो है, मतलब बस इवन जौहरी आप की इस साल की जरूरत है। परफॉर्मेंस देखिए ना पंकज जी, इस साल भी ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर आप स्टॉक पिकिंग का एक्टिव देखोगे, सो डबल डिजिट रिटर्न मिला है लोगों बिल्कुल को। मिला है। और अगर हम देखें कि पी की बात करें तो 2024 में जो पी था और अभी है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी करेक्ट हो बिल्कुल, चुका है। काफी तो करेक्ट हो चुका है। इंडेक्स में भी स्कोप दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक पिकिंग की जो आपने बात की, ये तो मैं भी मान के चलता हूँ कि हर मार्केट में आपको, और किसी भी मार्केट कैप में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट फिर भी अगर हम बात करें, वैसे हालांकि मैं तो आपसे बहुत सारे जब भी बात करता हूँ तो मुझे ये फंड के बारे में या स्टॉक के बारे में जानने से ज़्यादा इच्छा रहती है कि जो आपने डिसिप्लिन तरीके से आपने वेल्थ क्रिएट की है, और दूसरा आप जो हमेशा सोचती हैं कि दूसरे लोग कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकें, उस पर ज़्यादा बात करने का मन करता है। लेकिन फिर भी बात अभी स्मॉल कैप के पे निकाली है, तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि क्या ये सही समय है? हालांकि मैंने भी कहा और आपने भी कहा कि काफ़ी करेक्ट हो चुका है, पर फिर भी किसी को अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना हो तो क्या ये सही समय है या फिर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, इंतहा होगी इंतजार की, अच्छा। अभी कोई इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं आपको बाकी फंड्स का भी डेटा बात करते हैं। चलिए, अगर आप 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड लेंगे, 83% ऑफ स्मॉल कैप फंड्स हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स, विच आर नॉर्थ ऑफ 17 to 20% का रिटर्न्स दिया है सारे म्यूचुअल फंड्स ने। सो मैं मेरी तो बात ही नहीं करी। तो पहली बात, अगर आप एक निवेशक हैं
जिसके पास एवरेज टाइम 5 साल होना चाहिए और आपको अच्छा अल्फा अगर मार्केट से क्रिएट करना है तो प्लीज़ दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट अक्रॉस डिफरेंट टाइम होराइजन्स। हमने ये चेक किया है कि 5 ईयर्स अगर आप लेके बैठते हैं स्मॉल कैप को तो आपको रिटर्न्स 18-20% सारे फंड्स, ऑलमोस्ट हर फंड ने दिया हुआ है, राइट। सो ये हो गया डेटा की बात। दूसरी आते टाइम की बात। तो अगर आपके पास 5 साल का समय है एंड यू आर ट्रस्टिंग योर फंड मैनेजर, राइट। सो वो हमारे जैसे हमारी फंड मैनेजर कम्स विद 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो उनके सामने तो हम क्या कर लेंगे, राइट। सो शी हैज़ दैट एबिलिटी बिकॉज क्या होता है स्मॉल सी अनलाइक लार्ज कैप, राइट। स्मॉल कैप में आपको फैक्ट्री विजिट्स करना, प्रमोटर से मिलना, जानना कि एज्यूमिंग एक प्रमोटर की अगर 4 कंपनीज हैं तो उसका फोकस कौन से कंपनीज में है, राइट। स्मॉल कैप में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे देयर आर रेड फ्लैग इन्वेस्टर्स भी होते हैं। सो वैसे इन्वेस्टर्स घुसे हुए हैं वेयर पंप एंड डंप हो सकता है या गुड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं या नहीं भी हैं, बट यू फील दैट व्हेन यू एंटर स्टॉक में अच्छा काम हो सकता है, राइट। सेकेंड हो गया ग्रोथ क्या है कंपनीज की, राइट। और दूसरा हो गया आज आप मेगा ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं, लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट मेगा ट्रेंड्स। मेगा ट्रेंड्स की अपॉर्चुनिटी आपको स्मॉल कैप में ही मिलती है एंड स्मॉल ओनली मिड जाता है, मिड से लार्ज होता है, राइट। सो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है प्लस दिस प्रोडक्ट। सो व्हाट आई लव अबाउट दिस इज कि सेबी का ये जो म्यूचुअल फंड एज ए कैटेगरी इज वेरी हाईली गवर्न। तो ना यहाँ पे मेरा मानना है कोई मिस सेलिंग होती है, ना यहाँ पे कुछ और होता है। और मैंने तो आपको 5 साल का डेटा बताया, हर स्मॉल कैप का बताया। इफ एवरीवन कैन डू इट, सो निवेशक को क्या करना चाहिए, 5 साल का समय लेना चाहिए मिनिमम। आप अगर साल 2 साल के लिए तो आप प्लीज़ आपके लिए आर्बिट्राज और बाकी डेट फंड्स हैं उनमें आप लगाइए, इक्विटी में मत लगाइए, या फिर आप अननेसरी इक्विटी मार्केट को बदनाम करते हैं, राइट। तो उस 1-2 साल के लिए आप आए हो तो इक्विटी में मत आइए आप। अगर आपको 5 साल में अल्फा क्रिएट करना है, वाई अल्फा पंकज जी, क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल मेरा गोल है मेरी बच्ची को फॉरेन एजुकेशन करवानी है मुझे, राइट। उसके लिए जो कॉर्पस चाहिए, अगर मैं सिर्फ वो लार्ज में लेके बैठ दूँ तो मेरी तो ज़िंदगी निकल जानी है, बच्ची यहीं रह जाएगी मेरी। तो अगर मुझे अल्फा क्रिएट जल्दी करना है तो मुझे स्मॉल कैप चाहिए ना, जहाँ से मुझे मेरा जो कॉर्पस है जल्दी बिल्ड हो पाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमने देखा है, और ये बात कुछ सही है, डेटा इस बात को प्रूव करता है कि स्मॉल कैप में पोटेंशियल है लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने का। लेकिन इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स चाहिए स्मॉल कैप के और वॉलेटिलिटी चाहिए लार्ज कैप की, कि लार्ज कैप की तरह वो स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल रहे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो गलती यहाँ पर होती है कि इन्वेस्टर्स तेज़ी के मार्केट में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और जब वहाँ पर थोड़ी गिरावट होती है और लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा होती है, मार्केट गिरता है, तो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। फिर हमेशा बोलते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड खराब है। तो इसके लिए प्रॉब्लम जो बायसिस की है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर अभी आपने एक बात कही थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लार्ज कैप में क्या है, अगर हम लार्ज कैप फंड की बात करें तो 100 स्टॉक्स, 100 टॉप कंपनीज जो हैं बाय द मार्केट कैप, वो लार्ज कैप में आती है। तो उनके तो वेल रिसर्च कंपनी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। पर स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर रिसर्च भी कम होती हैं कंपेरेटिवली, और उतनी ज़्यादा मतलब बात नहीं होती। तो अभी आप जो बता रही थी कि कंपनी विजिट करना, उनके फाइनेंशियल्स को देखना, मैनेजमेंट को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्योंकि बात आपने निकाल ही दी है और आपका भी स्मॉल कैप फंड KNFO आ रहा है, तो मुझे आप बताइए ना, फिर आप कैसे क्या अलग करने का प्लान कर रही हैं अपने स्मॉल कैप फंड के बारे में, और किस तरह से जो आपने बातें बताई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, ये सब बातें, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, तो इसको आप कैसे इसका ध्यान रखेंगी? ये तो अपर्णा रखेगी, शी इज़ द CI, बट एज ए DNA अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की DNA की बात करूँ, सो वी आर नोन फॉर पिकिंग अप गुड स्मॉल कैप कंपनीज। एंड जैसे मैंने मेरी वेल्थ की भी बात की, मैंने सारा वेल्थ स्मॉल माइक्रो नैनो से ही जनरेट किया हुआ है। और इसमें बिकॉज हमने जैसे मैं AIF मैनेज करते हैं हम लोग, AIF में हमारे साथ बेनिफिट ये भी रहा है कि हम हमेशा हमारी सारी कंपनीज में जहाँ हम इन्वेस्ट किए हुए हैं, वी हैव बिन सोल इन्वेस्टर्स। सो वो कन्विक्शन जो एक चाहिए आपको व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, वो तभी आता है पंकज जी जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर पाते हो, तभी आप वो कॉन्फिडेंस के साथ लगा सकते हो ना कि मैं चलो आई विल बी द वन जो फर्स्ट चेक। सो हमने ऐसी काफ़ी कंपनीज में वी हैव बीन द फर्स्ट चेक टू देम, एंड दीज आर नॉट स्मॉल कंपनीज, दीज आर कंपनी जिनका टॉप लाइन 1000 करोड़ के ऊपर है। सेकेंड कम टू तो एंड बिकॉज ये हमने एज्यूमिंग हमने अभी तक AIF में अराउंड 30 इन्वेस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। 30 इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए लेट मी टेल यू आपको 500 से ऊपर कंपनीज का रिसर्च करना होता है। और जब आप इतना रिसर्च करते हो, और प्लस तीसरा हमारे पास जो AI इंजन है, जो हमारे पास analyst.ai है, जहाँ पे
विच वी हैव बिल्ट ओवर द लास्ट 2.5 years, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ऑफ द ग्रुप फॉर द लास्ट 12 years, कि आप कंपनी से जब मिलते हो फिर उसका डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस में आपको पता है पंकज जी 99% ऑफ कंपनीज बाहर निकल जाती है, और बट आपका टाइम तो सारा खोटे हो गया। वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री। तो हमने फिर ये जो AI टूल हमने खरीदा एंड देन वी हैव मेड इट टू आर दिस थिंग एक्सपीरियंस, कि आपको 1000 से ज़्यादा पब्लिक डेटा पॉइंट्स, नाउ आई विल जस्ट मेंशन फ्यू ऑफ इट, जैसे फॉर एग्जांपल इवन पर्सनल सिविल स्कोर ऑफ द प्रमोटर, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, चल रहा है नहीं चल रहा है, या रेड फ्लैग में है कि नहीं है, GST फाइलिंग क्या महीने में GST फाइलिंग कर रहा है, डिलेज हैं उनकी, जो हम कहते हैं ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बात करें तो स्मॉल थिंग्स है कि GST फाइलिंग, TDS फाइलिंग, PF में अगर आप कह रहे हो कि आपने 500 एम्प्लॉइज़ हैं एज्यूमिंग, तो आपने एक्चुअल PF उतना फाइल किया है, पे किया है नहीं किया है, राइट। सेकंड हो गया ROC, बिकॉज अगेन हमने वो API ले रखा है, तो सारा लास्ट 10 years का उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बैंकर्स कौन है कंपनी के, ये सारी क्रेडिट रेटिंग क्या रही है कंपनी की, यू नो ऑल द रिटर्न रेशियोज, वो ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस चेक, हम तो वो लार्ज कैप पे भी ऑब्वियसली हम सब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एंड देन मीटिंग द प्रमोटर, कि वो पैशन है बंदे में या वो पैशन नहीं है, क्योंकि अगर पैशन नहीं रहा तो ग्रोथ अल्फा नहीं आएगा, राइट। और फिर हम वो छोटे के लिए तो हम वाई टेक द रिस्क इन स्मॉल कैप, एंड देन कि फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी क्या लग रही है हमें। स्मॉल कैप जनरली लोगों को महंगे इसलिए भी लगते हैं, बट जब आप उनका EPS और 1 year फॉरवर्ड और उसका प्रमोटर का ग्रोथ प्लान सुनते हो, उससे जब आप मर्ज करते हो तब एक्चुअल आपको पता चलता है ये सस्ता है या महंगा है। तो रिलेटिव चीज़ों में हमें बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एज अ ग्रुप, जो हमारा DNA इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन आवर स्मॉल कैप एज वेल। ओके, अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है और आपने पैसा बनाया भी है इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में, और काफ़ी मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं, तो एक सवाल था कि आजकल कुछ इन्वेस्टर्स ने मुझे सवाल पूछा या काफ़ी पूछ रहे हैं, जिन्होंने 2024 के बाद या 2024 के बाद इन्वेस्ट किया, जब मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे था उस वक्त, कह लीजिए 24 में, और अब थोड़ा नुकसान हुआ है उनका, तो वो निकल रहे हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो हमेशा होगा, इक्विटी मार्केट है, उतार चढ़ाव रहेंगे, आप रहिए, और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा, जो लॉस भी है रिकवर होगा। बट फिर भी क्योंकि हम देखते हैं बायसेस जो है वो बहुत हावी होते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो काफ़ी लोग निकल रहे हैं कि ठीक है, कम से कम या तो मेरा जितना इन्वेस्ट किया था उतना ही हो गया, ठीक है, या थोड़ा लॉस भी है तो मैं बुक कर लेता हूँ। और ये इन्वेस्टर्स वही हैं जो पहली बार 2024 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चलती गाड़ी में कूद गए थे। एग्जैक्टली। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को आपकी क्या सलाह है? ऐसे कि ये ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने ऐसे काफ़ी एनालिसिस किए तो हमने पाया कि वो एक्चुअली आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो देख पाएगा, नंबर 1, कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो राइट है कि नहीं। हाँ, अगर वो राइट है तो आप बने रहिए, नहीं है ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है हमारे कंट्री की भी और हमारे कंपनीज की भी, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने फॉर सम रीज़न ऐसे कंपनीज में घुसो, जैसे हो सकता है पेनी स्टॉक्स भी हो सकते हैं उसमें, ऐसे कंपनीज, ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं लगता हमें नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, तो उसमें क्यों टिके रहना। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पर ठीक है, वो थीमेटिक में कर दिया आपने, मान लीजिए। हाँ, तो आप थीमेटिक्स देखिए, 3-4 थीमेटिक्स देखिए, रिटर्न्स आर नॉट गुड। तो ऐसे अगर ऐसे स्टॉक्स में हैं, बट दैट आई थिंक योर डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन लाइक यू विल बी एबल टू एडवाइज इन अ मच प्रॉपर वे। लेकिन साथ में SIP पे भी ऐसा हो रहा है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो रिटर्न्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट निकलते नहीं हैं जितना पैसा बना हुआ है, पर SIP तो रोक देते हैं। जबकि हम कहते हैं कि जब मार्केट के वैल्यूएशंस बेटर हों, ये बेस्ट टाइम है SIP कंटिन्यू करने का, जिसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, आपको अपन हमेशा वो कहानी सुनते हैं समुद्र मंथन की। जो समुद्र मंथन हुआ था, तो सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला। विष इज योर वोलेटिलिटी। तो जिसने वो विष इंड्योर कर लिया उसको अमृत मिला, और फिर वाह है। तो वो ये समझना जरूरी है इन्वेस्टर को कि वोलेटिलिटी तो आनी ही है। ये तो इक्विटी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो वो कैरेक्टरिस्टिक को जब तक आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे, उसको एंड्योर नहीं करोगे, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि 10 में से क्यों एक ही वेल्थ क्रिएट कर पाता है। प्रॉब्लम बायसेस की ही है। लोग मतलब वो जो आपने कहा चलती गाड़ी में कूद जाना, वही करते हैं कि जब तेजी होती है तो चढ़ जाते हैं गाड़ी में, लेकिन फिर जैसे थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है। नुकसान पे भी दिस थियोरी, मतलब प्रैक्टिकल दिस थिंग है कि आपको नुकसान जो है ना पंकज जी, 2 से 2.5 टाइम्स ज़्यादा फील होता है कंपेयर टू द जॉय ऑफ गेन से नुकसान आपको 2.5 टाइम ज़्यादा फील होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ न्यूरो साइंस नाउ।
तो ये अब हमें आई थिंक मेरा मानना है कि एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, एज एडवाइजर्स, एज AMCs हमें ज़्यादा बातें बिहेवियर वाइजेस की करनी चाहिए, हमें ज़्यादा बातें न्यूरो साइंस की करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हमारा दिमाग समझ जाएंगे, ये सारे हमारे दिमाग की चीज़ें हैं ना, बिल्कुल। बेचना, खरीदना, हर्ड मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें, तो जब हम दिमाग को समझ जाएंगे, लेट मी टेल यू, वी ऑल विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा एसेट एलोकेशन को लेकर। अभी आजकल ना जब से सिल्वर और गोल्ड रिटर्न देने स्टार्ट किए हैं तब से इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, पर यही अगर उन्होंने मेंटेन किया होता पहले से, जब इक्विटी में रिटर्न्स ज़्यादा बन रहे थे और गोल्ड सिल्वर में नहीं थे, उस वक्त अगर पहले से इंक्लूड कर लिया होता तो ज़्यादा फायदा मिलता इसके कंपैरिजन में कि जब वो ऑलरेडी चल चुका था तब उन्होंने एंट्री की। तो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में हर वक्त पर एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? सी आई थिंक जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन कंट्रीब्यूट्स मोर देन 90% टू योर रिटर्न्स, देयर आर रिसर्च अराउंड दैट। बिल्कुल। सो एसेट एलोकेशन पे तो अगेन ये मैं कहूँगी बेसिक है। सो भले मैं मेरा पोर्टफोलियो हटा दीजिए, बिकॉज मैं ओनर हूँ तो मुझे मेरे कंपनी में इन्वेस्ट ज़्यादा करना होता है, बट अदरवाइज आप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखिए तो वहाँ पे इक्विटी, इवन आप जब हम बात करते हैं बकेटिंग की, काफ़ी CEOs ने ऑलरेडी बात कर रखे हैं कि आप 1 साल का पैसा एटलीस्ट आप डेट में रखिए, ताकि आपको आपका जो मिड और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो हिलाना नहीं पड़े, राइट। सेकंड, हम गोल्ड क्यों रखते हैं? क्योंकि गोल्ड एक अनकोरिलेटेड एसेट क्लास है कंपेयर टू एक्विटीज़ एंड अदर प्रोडक्ट्स। तीसरा, अगर आपका AUM अच्छा खासा है, नेटवर्थ अच्छा है, तो आप ऑल्टरनेट्स में भी जाइए। ऑल्टरनेट्स ऑल्सो आर गिविंग नॉर्थ ऑफ 30-40% CAGR का रिटर्न ऑल्टरनेट्स भी दे रहे हैं आज के दिन में। एंड और आजकल तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग हैज़ बिकम सो ईजी, तो ग्लोबली भी आप एटलीस्ट 5-10% पोर्टफोलियो ग्लोबल भी डाइवर्सिफाई कीजिए। सो आई थिंक मेरा मानना है बेस्ट इज़ टॉक टू द ट्रस्टेड एडवाइज़र, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। पहले तो ट्रस्ट पे आइए, अगर आप उसको ट्रस्ट करते हैं प्लीज़ उसको अपना काम करने दीजिए और आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, क्योंकि वैसे तो खैर आप सभी को एडवाइस कर रही हैं, सभी के लिए बात कर रही हैं, बट अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ऐसी महिलाएं जिनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, थोड़ा पैसा बचाती हैं और कई बार वो बचाकर या तो घर में रह जाता है या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, या फिर इन्वेस्ट भी करती हैं तो ऐसे स्कीम्स में करती हैं जहाँ पैसा बनता नहीं है, तो अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं कि ऐसी महिलाओं को जिनके पास घर में थोड़ा बहुत पैसा बचता है, बाकी जो अर्न कर रही हैं, जो वर्किंग वीमेन हैं, वो तो खैर पूरा कोई अंतर नहीं है, जैसा एक जेंटलमैन करता है वैसे ही एक लेडी को भी करना चाहिए, मतलब वीमेन हो या मैन हो, सबको दोनों इन्वेस्टर एक जैसे हैं। बट मैं एक सवाल अपने, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारी महिलाएं आज भी थोड़े बहुत पैसे जो बचाती हैं घर में पति की इनकम में से, अगर मैं उनके लिए आपकी राय मांगूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अपने पैसे SIP के जरिए कहाँ पे कैसे निवेश करनी चाहिए? सो मैं 2 स्टेप में बात करूँगी। पहला तो अगर कुछ काम नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ कुछ काम करने के लिए पहले इसको इन्वेस्ट कीजिए अपने आप में। अच्छा, कुछ कोर्सेज कर लीजिए आप, जिससे आपको भी इनकम जनरेशन चालू, जैसे हमने MF दीदी क्यों स्टार्ट किया कि आपके पास 3 घंटे 5 घंटा, प्लीज़ MF दीदी बनिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनिए बेसिकली। पंकज जी, ये बहुत अगेन डेटा है कि नेक्स्ट कुछ डिकेड्स में फीमेल्स विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स और फीमेल्स विल नीड मोर फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो आज के दिन में है ही नहीं। हम भले ही बोलते हैं कि 20% डिस्ट्रीब्यूटर्स आर फीमेल, वी ऑल नो मोस्ट ऑफ देम आर डॉर्मेंट हैं वो सारी, राइट। तो हमें फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, नंबर 1। इट्स बहुत ईजी कोर्स है, तो पहले अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए अगर आप कुछ नहीं कर रही हैं। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रही हैं और ये दिस इज़ योर सरप्लस मनी विच यू आर गेटिंग, तो मेरा सिंपल, अगर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो नहीं जाना है डिस्ट्रीब्यूटर, बट मेरा माने पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के आपके आसपास के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे आपको, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए। आपको नहीं जाना है डिस्ट्रीब्यूटर तो आप लार्ज कैप से एटलीस्ट स्टार्ट कर लीजिए, इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए, जहाँ से आपको वॉलेटिलिटी कम दिखेगी और आपको 6-7 महीने में जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि येस अब मैं कर सकती हूँ, देन आप एक्टिव इन्वेस्टिंग में या हाइब्रिड फंड से स्टार्ट कर लीजिए, मेरे हिसाब से मल्टी एसेट हो या मल्टी एसेट है। इनफैक्ट हमने तो गोल्ड पासबुक इसीलिए निकाली, बिकॉज आप देखेंगे जब हम Tier 2 Tier 3 गए, आई वाज अमेज्ड कि हर 100 मीटर 150 मीटर पे देयर आर ज्वेलरी शॉप्स। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो यार, इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वी रियली डोंट नो इसमें कितना % सोना है, कितना % मिक्सिंग है। मेकिंग चार्जेस तो आप सबको पता है कितने मेकिंग चार्जेस लगते हैं, राइट। उससे अच्छा आप अगर गोल्ड ETF या गोल्ड FOF में पैसा लगाती हैं, गोल्ड SIP आप गोल्ड FOF में कर सकती हैं, SIP चालू कीजिए ना वहाँ पे, तो गोल्ड का फ़ायदा भी मिला और आपको प्रॉब्ली 2-3 साल बाद जब भी आपको कुछ बनानी है आइटम तो अब आप बनाइए।
मतलब गोल्ड फंड में कर सकते हैं, प्लस इक्विटी मार्केट का हम जानते हैं पोटेंशियल क्या है, तो इक्विटी में एसआईपी की जा सकती है, हाइब्रिड में की जा सकती है। मेरा सवाल इसीलिए आपसे था क्योंकि हम जानते हैं, ये बात आप एग्री करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन में वैसे तो खैर मैं सच कहूँ जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी उनमें से बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं कि अभी भी सही तरीके से वो इन्वेस्ट नहीं कर रही हों, है ना। वो बट एक डर है स्पेशली पंकज जी, डर वो हो एक सकता डर है, है। और स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा था जो थोड़े पैसे बचाती हैं, घर के खर्चे के जो पैसे होते हैं, बचाती तो बहुत सी महिलाएं हैं, बट वो सही तरीके से उसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं। ये तो जैसे एग्जांपल आपने दिया कि ज्वेलर की जो स्कीम है वहाँ करती हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटी में स्कीम होती हैं, कुछ महिलाएं मिलकर पैसे आपस में इन्वेस्ट करती हैं, फिर वो उसमें से किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, तो इस तरह से भी काफ़ी सुनने में आता है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा कि आप नहीं, म्यूचुअल बताएंगे फंड द तो बेस्ट आपकी बात प्रोडक्ट है, अगर मैं तो मानती हूँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और अपनी बिल्कुल इकोनॉमी ग्रोथ ले लीजिए या अपना जो डेमोक्राइजेशन ऑफ ले लीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन ले, सारी चीज़ें हो पा रही है बिकॉज म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट है अपने कंट्री में, और ये हो पा रहा है बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कम्युनिटी है अपनी कंट्री में। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। नहीं और ऑलवेज। मुझे अच्छा लगता है कि मतलब आप जब आके कुछ बातें बताती हैं तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इन्वेस्टर इंस्पायर होते हैं। तो आपका जो समय है जो आप देती हैं, इससे बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। थैंक यू पंकज सो जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। तो आज मधु मैम से हमने मुलाकात की, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई, और जब भी उनसे मुलाकात होती है मेरी पर्सनल या फिर कैमरे के सामने बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।